सिखा के जेल में जाओ। अगर वो हमारे तरफ आना चाहते हैं तो उसका निर्णय एकनाथ शिंदे साहब लेंगे। नहीं आए हैं, वो कहाँ है, उनका आता पता क्या है, क्या शिंदे के लोगों ने, गुंडे लोग हैं, क्या किडनैप किया है? यानी क्या कानून हाथ में लोगे? किसको उकसा रहे हो तुम? जहाँ ठाकरे वहाँ शिवसेना। ये सहन होता है कि माँ बहन के ऊपर क्या एक सांसद गाली देता है? तोड़ के दिखाइए। आपको नहीं तोड़ेंगे ना, हमारे बाप का नाम नहीं बताएंगे। आज पूरी पार्टी की जन हंसाई हो गई है इस मुद्दे पर। ईडी सीबीआई की धमकी आप किसको दे रहे हैं? हमको। भारत की फौज को उतारी, यही बाकी है गद्दारों की रक्षा की। लोभी हो गए, लालची हो गए, डरपोक हो गए। जिस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए वही होना चाहिए। उनको यही भाषा से जूते मारने चाहिए। चलिए लिए चलते हैं, भारत की बात बताता हूं कि पहली खबर की तरफ कर देते हैं शुरुआत। सवाल यह है कि विपक्ष पर भारी बागियों की तैयारी। देखिए अब तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे और विस्तार से खबर भी। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक भारी घमासान मचा हुआ है। ममता के बाद अब उद्धव की पार्टी में बगावत हो गई है। कल तक संजय राउत धमका रहे थे और कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, जो बगावत कर रहे हैं वो पार्टी में लौट आए। बड़ी उम्मीदों के साथ उद्धव के सांसदों ने दिल्ली में बैठक बुलाई और उसके बाद क्या हुआ वो भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन मीटिंग पर जाते समय संजय राउत क्या कह रहे हैं पहले वो सुनवा देंगे तस्वीरों के जरिए। ये देखिए पहले। सर सभी सांसदों के आने की उम्मीद है सर, सभी सांसदों के आने की उम्मीद है सर। देख लेंगे, जो आएंगे वो हमारे, नहीं आएंगे वो बेईमान गद्दार। सर आपको लगता है कि सांसद लोग आएंगे? सर विप बिल्कुल कंपलसरी है सर सबके लिए, मैंडेटरी। सभी आ रहे हैं। सुना आपने संजय राउत को। और इधर दिल्ली में संजय राउत बड़े बड़े दावे कर रहे थे और उधर शिंदे महाराष्ट्र से दिल्ली तक बोल कुछ नहीं रहे थे। लेकिन खबर है कि सारा ऑपरेशन टाइगर शिंदे के इशारे पर ही चल रहा था। टाइगर के बाद टाइगर चल रहा है। एक बाइट दो रहे हैं। 5 से 6 सांसद ऐसे हैं उनके जा सकते हैं। कुछ कहना चाहिए आप ऑपरेशन टाइगर के बारे में? कुछ कहना चाहिए? बहुत चर्चा है सर इसके बारे में, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक टाइगर चल रहा है। उद्धव गुट के सांसदों ने बैठक बुलाई इस बीच और बाकायदा अटेंडेंस का पर्चा रखा और दावा किया कि सब मौजूद रहेंगे तो फुल अटेंडेंस का पेपर और संख्या बिल दिखाएंगे। लेकिन ये जो अटेंडेंस वाली है देखिए जरा, ये महत्वपूर्ण बैठक, सब कुछ लिखा हुआ है, तारीख गुरुवार दिनांक 18 जून 2026 और कौन कौन ये नाम भी सामने रखे हुए हैं। लेकिन खबर तो वही है कि 9 में से 6 सांसद टूट गए। इस पर विस्तार से आपको पूरी डिटेल्स रखने जा रहे हैं, पहले ये देख लीजिए। और वहीं इधर संजय राउत और अरविंद सावंत बड़े बड़े दावे कर रहे थे और उधर जो 6 सांसद हैं वो गायब थे, जिन्हें लेकर उद्धव गुट की नींद उड़ी हुई है। वो सांसद ना उद्धव के संपर्क में और ना ही उनके नेताओं के। उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसद बाबू साहब वाकचुरे, संजय जाधव और संजय देशमुख। अब देखिए तो क्या महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर चल चुका है? जिस उद्धव के पास कभी 9 लोकसभा सांसद हुआ करते थे उनमें से 6 अब शिंदे के साथ जा रहे हैं। तो क्या शिवसेना का किंग और टाइगर सभी मायनों में अब शिंदे ही हैं? सवाल बड़ा ये देखिए लिखा हुआ है ऑपरेशन टाइगर। तो दिल्ली में जब उद्धव गुट की बैठक में नहीं पहुंचे बागी सांसद तो संजय राउत के तेवर बदल गए और जो पार्टी में सब ठीक होने का दावा कर रहे थे वो सांसदों के अपमान और अपशब्द पर उतर आए। सर संजय सर जो लोग नहीं आए उनको क्या चलो मैं चलता हूं सर आपके साथ। तो बागियों को सड़क पर सबक सिखाने की धमकी मिली तो महाराष्ट्र सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी और मुंबई में बागी गुट के संजय पाटिल के घर भारी पुलिस का पहरा है इस वक्त। ये तस्वीर और मुंबई में एक और बागी सांसद के घर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाबू साहेब वाकचौरे के घर भारी पुलिस का पहरा है, उन्हें वाई प्लस सुरक्षा प्रदान की गई है। इस रही तस्वीरें।
तो बागी सांसदों की सुरक्षा पर संजय राउत बड़े नाराज हैं, धमकी दे रहे हैं कि पुलिस और एजेंसियों का साथ ना हो तो वो उन्हें कड़ा सबक सिखाएंगे। ऐसे पूरा तामझाम अब भारत की फौज भी लेके आइए, भारत की फौज को उतारिए, यही बाकी है गद्दारों की रक्षा के लिए। हाँ, ऐसे गद्दारों को आपकी पुलिस सिक्योरिटी दे रही है। पूरा तामझाम अब भारत की फौज भी लेके आइए, भारत की फौज को उतारिए, यही बाकी है गद्दारों की रक्षा के लिए। हाँ, ऐसे गद्दारों को आपकी पुलिस सिक्योरिटी दे रही है। पूरा इसलिए कहा जा रहा है ऑपरेशन टाइगर क्या सफल हो गया है? उद्धव देखते रह गए और टूट गई सेना। आइए जरा विस्तार से आपके सामने हम रख देते हैं पूरी डिटेल्स। देखिए, ऑपरेशन टाइगर को लेकर महाराष्ट्र से दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। बगावत रोकने के लिए उद्धव और उनके सांसदों ने सारे तरीके अपना लिए। बागी सांसदों को धमकाया तक गया, कड़े एक्शन की चेतावनी तक दी गई, व्हिप जारी करके दिल्ली में बैठक में शामिल होने का निर्देश तक दिया गया। लेकिन जब दिल्ली में शिवसेना यूबीटी के संसदीय दल की बैठक हुई तो जितने सांसद आए उससे 2 गुना यानी 6 सांसद तो गैर हाजिर रहे, अनुपस्थित रहे, आए ही नहीं। उद्धव गुट ने कहा कि जो सांसद नहीं आए उनके खिलाफ नोटिस जारी कर रहे हैं, 7 दिनों के भीतर जवाब देना होगा और नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उद्धव के करीबी सांसद संजय राउत ने आज फिर से बागियों को गाली दी और आरोप लगाया कि बागी सांसदों को 25-25 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हम बागियों के खिलाफ ऑपरेशन कुचलना, मसलना और तोड़वा शुरू करेंगे। जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और सड़क पर ही गद्दारों को सबक सिखाएगी। इधर संजय राउत और उद्धव के करीबियों ने बागियों को डराया धमकाया और उधर उद्धव गुट के सभी 6 बागी सांसदों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने इन सांसदों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। इसमें 2 कमांडो समेत कुल 11 सुरक्षाकर्मी हमेशा तैनात रहते हैं। और इस बीच बागी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को अपना रुख बता दिया है। कहा है वो या तो शिंदे गुट के साथ जाएंगे या अलग संसदीय गुट बनाएंगे, लेकिन अब वो उद्धव के साथ नहीं है और ना ही संसद में उद्धव गुट के साथ वो बैठेंगे। संजय राउत सांसद शिवसेना यूबीटी और संजय सिरसाट ये सब कुछ क्या कह रहे हैं इनको हम आपको सुनवाएंगे। आप हमारे पार्टी के नाम पर और चुनाव चिन्ह पर आपने चुनाव जीता है, तो अभी भी आप हमारे पार्टी के सदस्य हैं और आपने पार्टी व्हिप का अगर उल्लंघन किया है तो आपको लीगल एक्शन भी लेना पड़ेगा। उनको शोकॉज दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द। इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी एकनाथ शिंदे को भी, 5-6 जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम चुप नहीं बैठने वाले। के बैठक में 6 सांसद जो गैरहाजिर हुए, इसका मतलब अब उन्होंने अपना अलग से गुट बना लिया है। वो शायद ओम बिरला के पास उन्होंने राइटिंग में दे भी चुके हैं। उनको कौन से पक्ष में जाना है, कहाँ रहना है, ये वो 6 खासदार वो डिसाइड करेंगे। अगर वो हमारे तरफ आना चाहते हैं तो उसका निर्णय एकनाथ शिंदे साहब लेंगे। एकनाथ शिंदे साहब जो भी निर्णय लेंगे वो हमको सबको मंजूर रहेगा। संजय राउत जी ने क्या कहा है, अगर उसको मैं जवाब देकर के बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना एक तरीके से सोचते हैं, अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं, अपना भविष्य के लिए तय करते हैं। अब मैं शिवसेना में कौन एमपी को क्या करना चाहिए मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकता। संजय राउत एक बहुत भारी गालीबाज नेता है। रोज सुबह झूठ बोलना, फर्जी जानकारियां देना, अफवाहें उड़ाना और किसी के ऊपर किसी भी प्रकार के फर्जी आरोप लगाना। देश के माननीय चुने हुए सांसदों को इस प्रकार की गाली देना, यही उबाठा का चरित्र रह गया, यही संजय राउत का चरित्र रह गया। अब जो भी हो उद्धव ठाकरे जी का हो या ममता बनर्जी का हो या किसी का भी हो, लेकिन इस तरह से पार्टी से चुन कर आने के बाद बगावत करने वालों के खिलाफ कोई नया कानून बनना चाहिए। क्या उद्धव ठाकरे जी को ये सब हजम हो रहा है? क्या रश्मि ठाकरे जी जो पार्टी चलाती है, क्या उनको ये सहन होता है कि माँ बहन के ऊपर उनका एक प्रवक्ता, उनका एक सांसद गाली देता है? मैं पूछना चाहती हूँ उद्धव ठाकरे जी से, क्या यही आपका सुसंस्कृत चेहरा है? माननीयों की प्रतिक्रिया आपके सामने हमने रख दी और खुद आपने सुन लिया उन्हीं की ज़बानी। लेकिन इस बीच सांसदों की बगावत को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। यवतमाल में विरोध प्रदर्शन भी हुआ, उसकी भी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, ये देखिए।
और आइए अब देखते हैं कि बगावत को लेकर कैसी सियासत हो रही है, कौन क्या बोल रहा है, किसको घेर रहा है। नजर डालिए। सबसे पहले बात संजय राउत की, क्योंकि संजय राउत सांसद शिवसेना यूबीटी हैं। अब जो बैठक में आए हैं वो हमारे हैं, जो नहीं आए हैं वो गद्दार और बेईमान हैं, ये संजय राउत कह रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं जहां ठाकरे हैं वही असली शिवसेना है। ईडी और सीबीआई की धमकियां देकर आप तोड़ने में लगे हैं। लोकतंत्र के साथ ये कैसा खेल खेला जा रहा है। इस तोड़फोड़ पर मैं बीजेपी को सबक सिखाकर जेल जाऊंगा। अब राम कदम नेता बीजेपी वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जो शख्स अपने पिता के विचारों पर नहीं चलता उस पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है। काफी सांसद विधायक उद्धव का साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अहंकार में बैठे हुए हैं। उधर असदुद्दीन ओवैसी अध्यक्ष एआईएमआईएम कह रहे हैं शिकारी नया है लेकिन जाल तो वही पुराना है। उद्धव के कुछ सांसदों को भारतीय जनता पार्टी में जाना होगा, इसीलिए वो तोड़फोड़ के लिए तैयार हो गए। प्रियंका चतुर्वेदी सांसद शिवसेना यूबीटी, सत्ता की भूख में आप संविधान से खिलवाड़ कर रहे एजेंसी को मुट्ठी में लेकर डर का माहौल बना रहे हैं और बीजेपी को जवाब देना होगा कि वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। जबकि रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं उद्धव ठाकरे ने 2019 में गलती की थी। 2019 में फडणवीस को सीएम बनाने के लिए समर्थन देते तो आज इस तरह टूट और खात्मे की कगार पर नहीं पहुंचते। 9 सांसदों में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं। इससे एनडीए और महायुति की ताकत बढ़ गई है। पृथ्वीराज चौहान नेता कांग्रेस, वो कह रहे हैं इसका अंदेशा तभी से था जब 14 जून की मीटिंग में मातोश्री में सिर्फ 4 सांसद पहुंचे थे। जिस तरह बीजेपी पूरे विपक्ष को खत्म कर सिर्फ एक नेता और एक पार्टी का राज चाहती है वो पूरी तरह गलत और फांसीबाज जैसा है। मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, वो कह रहे हैं संजय राउत ही वो शख्स हैं जिन्होंने उद्धव को कहीं का नहीं छोड़ा। अब तो समझ जाइए कि राजनीति बदल चुकी है और राजनीति में शुचिता और मर्यादा का बहुत स्थान है। लेकिन महाराष्ट्र में बड़ी बगावत पर माननीय यानी नेतागण क्या कह रहे हैं, उन्हीं की जुबानी आपको सीधा सुनवा देते हैं, सुनिए। क्या खेल लगा रखा है क्या डेमोक्रेसी का? उसको तोड़ेंगे उसको तोड़ेंगे, क्या पैसे की इतनी मस्ती आई क्या आपके पास? ये ईडी सीबीआई की धमकी आप किसको दे रहे हैं? हमको? हम जेल में जाकर आ चुके हैं, हम वापस जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको सबक सिखा के जेल में जाना। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी का अहंकार और मैं अपने सल्तनत का सुल्तान हूं, एक अहंकारी बादशाह की तरह उनका दुर्व्यवहार और इन्हीं कारणों के वजह से उनके सारे नेता धीरे धीरे उनको छोड़ करके जा रहे हैं। वे कह रहे कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, रास्ते पे सड़कों पर राड़ा करेंगे। यानी क्या कानून हाथ में लोगे? किसको उकसा रहे हो तुम? तुम्हारे अपने कर्मों का ये फल है। शिवसेना के लोग जो जाना चाहते हैं उनको ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको वोट किसने दिया था? शिवसेना को मानने वाले थे, उन्होंने वोट दिया। कांग्रेस को मानने वाले थे, उन्होंने दिया। राष्ट्रवादी को मानने वाले थे, उन्होंने दिया। समाजवादी को मानने वाले थे, उन्होंने दिया। आपको जाना है तो इस्तीफा दीजिए और बीजेपी के इसके ऊपर टिकट के ऊपर आप ये करिए ना, इलेक्शन लड़िए ना। वो क्यों नहीं डेयरिंग करते? इतना सत्ता की भूख, इतना सत्ता का प्यार कि आप संविधान को खराब कर दो, आप एजेंसीज को अपनी मुट्ठी में कर लो, आप जो भी है सबको डर का माहौल बनाकर रखो, प्रजातंत्र के उसूलों को टाक पे डाल दो, तो ये तो जवाब हमें कोई डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। जो लोग सक्षम नेतृत्व चाहते हैं, अपने क्षेत्र के समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, वो समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, मुझे यकीन है कि ऐसे लोग शिंदे साहब के नेतृत्व में अवश्य आकर काम करेंगे। महाराष्ट्र की 90% शिवसेना शिवसैनिक ये शिवसेना शिंदे साहब के पास है। इसलिए ये जो बात कर रहे हैं ना, ये करने के लिए कोई कार्यकर्ता नीचे ग्राउंड पे लगता, इनके पास में अभी कार्यकर्ता ही सिलक नहीं। देखिए, उद्धव ठाकरे से बगावत करके शिंदे अलग हुए थे, उनकी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी ले लिया था और अब एक बार फिर एकनाथ शिंदे ने उद्धव को चोट पहुंचाया है। अब उनके 9 में से 6 सांसदों को अपनी तरफ खींच लिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ शिंदे जी हैं और एक तरफ उद्धव जी हैं। अब उद्धव को शिंदे की चोट पहुंची है। अब देखिए, सवाल यही है कि इस बीच खबर आ रही है कि उद्धव के 4 बागी सांसद राजस्थान पहुंच गए। तस्वीर
राजस्थान पहुंचे उद्धव खेमे के 4 बागी सांसद, और अब जैसे सिक्योर सुरक्षित रखने वाली बात होती है, उसी के मद्देनजर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये जो रिसोर्ट आपको दिखा रहे हैं, इसी के अंदर 4 जो बागी सांसद हैं उद्धव के, उनकी मौजूदगी है। चलिए, तस्वीर आपने देख ली है। अब आपको बता देते हैं कि आखिर उद्धव के सांसद टूटे क्यों हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है, देखिए, कांग्रेस विलय का प्लान भारी पड़ा। संजय राउत ने हाल ही में कांग्रेस में विलय का संकेत दिया था। कहा था कि क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। खबर है कि उद्धव के आधे से ज्यादा सांसद इसके खिलाफ थे। वो कांग्रेस के साथ जाकर पार्टी की पहचान खत्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन उद्धव की पार्टी में उनकी बात या फिर राय सुनी नहीं जा रही थी। इसीलिए बगावत का रास्ता उन्होंने चुना और उद्धव गुट से वो अलग हो गए। और दूसरी खबर यह है कि उपेक्षा और धमकी से ये सांसद नाराज चल रहे थे। बागी सांसद उद्धव और आदित्य की अनदेखी से बेहद खफा थे। उद्धव दुख के समय अपने सांसदों के साथ खड़े नहीं हो रहे थे, ये सूत्र बता रहे हैं सब कुछ। बैठक में कुछ सांसदों के साथ सही बर्ताव तक नहीं होता था। वो मानते थे कि पार्टी को फिर से सड़क पर कड़ा संघर्ष दिखाना चाहिए या करना चाहिए, लेकिन उद्धव नेतृत्व को लेकर आक्रामक होने की बजाय उदास थे। वो किसी तरह बस गठबंधन से जुड़कर चलना चाहते थे। सांसदों के असंतोष में आग डालने का काम धमकियों ने कर दिया। अपमानजनक भाषा और अपशब्दों के चलते उद्धव का साथ छोड़ दिया। और तीसरी जो बड़ी बात सामने निकलकर आ रही है वो ये कि ऑपरेशन टाइगर और भविष्य का डर नाराज सांसद शिंदे और उनके बढ़ते असर से प्रभावित थे। उन्हें लगने लगा था कि शिंदे के पास पावर भी है और संसाधन भी है। शिंदे गुट के कुछ नेता ऑपरेशन टाइगर के जरिए संपर्क में भी थे। स्थानीय चुनाव के नतीजों से कई सांसद परेशान दिखे और डर में थे। उन्हें लगा कि सही समीकरण और संगठन नहीं मिला तो हार जाएंगे। इसलिए उद्धव का साथ छोड़ उन्होंने शिंदे की तरफ कदम अपने बढ़ा दिए। अब सुनिए उद्धव गुट में टूट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस क्या कह रहे हैं। देखिए, मुझे दुख इस बात का है कि जिस उद्देश्य से ये 10 शेड्यूल हमारे घटना में लाया था कि हॉर्स ट्रेडिंग बंद होना चाहिए, लेकिन आज भी इलेक्शन होने के बाद जो लोग चुन के आते हैं, सांसद रहे या एमएलए रहे, और किस प्रकार अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में ज्वाइन होते हैं। लूट नहीं हुई है, भाजपा ने डकैती डाल करके उनको लूट लिया है। इस लूट के खिलाफ देश को आवाज उठानी। तो उधर पहले पश्चिम बंगाल में टीएमसी टूटी और फिर इधर महाराष्ट्र में उद्धव गुट में टूट और हलचल है, और अब यूपी में भी यही दावा किया जा रहा है। दावा तो यह है कि समाजवादी पार्टी के सांसद बगावत के लिए तैयार बैठे हैं। जी, अब ओम प्रकाश राजभर ने यह दावा किया। सबसे पहले देखिए, समाजवादी पार्टी में बगावत का दावा यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने किया। अब वो कह रहे हैं कि बगावत की कमान बलिया के हाथों में होगी। उनका इशारा बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे की तरफ ही था। सदन चलने 2-4-6 लोग और हैं, इनको छोड़ दीजिए तो सारे लोग तो इनका साथ छोड़ने को तैयार हैं। सब लोग दुखी हैं। खुद अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो डरपोक है चले जाएंगे। बता तो रहा हूं कि लोकसभा सदन चलने वाला है, उसी सदन के दौरान हो सकता है उसके पहले ही लोग चले जाएं या उसी बीच ये लोग एक गोल बना करके एक अलग जो है अपना मोर्चा खड़ा करेंगे सपा के खिलाफ। 2-4-6 लोग। तो आइए अब जल्दी से देख लेते हैं कि समाजवादी पार्टी को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं और क्या इस वक्त हलचल है उत्तर प्रदेश की सियासत में। देखिए, यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने फिर से समाजवादी पार्टी में टूट का दावा किया है। कहा है कि अखिलेश को भी पता है कि उनके सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं। मानसून सत्र से पहले ही पूर्वांचल के कई सांसद सपा छोड़ देंगे। समाजवादी पार्टी में केवल पूर्वांचल के मुस्लिम और यादव सांसद ही बचेंगे। अगर बचा सकते हैं तो अखिलेश यादव सपा को बचा लीजिए। सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व बलिया का लाल करेगा। बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे हैं। माफ करिएगा, अखिलेश के साथ मीटिंग की जानकार बताते हैं कि राजभर का इशारा सनातन पांडे की तरफ ही है। सनातन पांडे ने राजभर के बयान को झूठा और हास्यास्पद बताया है। कहा कि अगर मैं सपा से बागी हुआ तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। राजभर का मानसिक संतुलन खराब है, वो हताश है, तो ऐसी बातें कर रहे हैं। सत्र लोकसभा का चलने जा रहा है
उसी लोकसभा सत्र के दौरान बड़ा खेल होने वाला है। हो सकता है उसके पहले ही ये लोग चले जाएं या उसी बीच ये लोग एक गोल बना करके एक अलग जो है अपना मोर्चा खड़ा करेंगे सपा के खिलाफ। अखिलेश जी की बात कर लें, चाहे डिम्पल जी की बात कर लें, चाहे उनके परिवार के रामगोपाल जी के बेटे हों, चाहे शिवपाल जी के बेटे हों, यही 4-5 लोगों को और कुछ 2-4-6 लोग और हैं, इनको छोड़ दीजिए तो सारे लोग तो इनका साथ छोड़ने को तैयार हैं। वो कोई भाषा ऐसी नहीं बोल रहे हैं जो उनकी स्वयं की भाषा है। वो भाषा तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा को बोलने का काम कर रहे हैं। और जन्मजात समाजवादी हूँ, अंतिम सांस तक समाजवादी रहूंगा। और अंतिम सांस में अगर मुझे प्रतिनिधि करने का मौका पार्टी ने नहीं दिया तो उसके बाद भी मैं पार्टी कार्यालय पर बैठ कर पार्टी की सेवा करने का काम करूँगा। जब चुनाव आ जाता है तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए की बात जहाँ से ये लड़ेंगे वहाँ हमें अपनी मीटिंगें लगाना पड़ेंगी, प्रचार करना पड़ेगा, तो ये फिर विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। लोगों को साथ लेकर के चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। कार्य पद्धति को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। आंतरिक लोकतंत्र समाजवादी पार्टी में भी नहीं है। जब जबरन थोपे हुए फैसले और अखिलेश जी का भी कनेक्ट पार्टी के नेताओं के साथ बहुत अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर कोई उथल पुथल का सामना समाजवादी पार्टी को करना पड़े और कोई विभाजन होता है तो बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा, ये किसी दल का संकट नहीं है, भारत के वोटर के लिए संकट है। भारत के वोटर को आप चीट कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? चाणक्य नीति बनाने वाले। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के अंदर, तृणमूल के अंदर, शिवसेना उद्धव ठाकरे के बीच में पहला शक्ति वंदन का जो अधिनियम 2019-29 में लागू हुआ आरक्षण का, सभी से सांसदों के सामने अपनी नाराजगी और अपनी मजबूरी व्यक्त करी थी कि हम मजबूर हैं, इतना बड़ा काम मोदी जी करने जा रहे थे और इन सब ने करने नहीं दिया। उस अधिनियम का विरोध करने के कारण विपक्ष में फूट पड़ चुकी थी। केशव प्रसाद जी का जिस पार्टी में है और जिस सरकार में है उसी में उनका सम्मान नहीं है, उनका आदर नहीं है। नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने की संभावना है तो घबराए हुए लोग हैं, परेशान शुदा लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। कहां लिए चले? अयोध्या लिए चलते हैं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि फिलहाल पूरे देश की निगाहें भगवान राम की नगरी पर ही टिकी हैं। क्योंकि राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी का आरोप लग रहा है, उसको लेकर पूरी तरह से सियासत इस वक्त उत्तर प्रदेश की गर्म है। देखिए, चंदा चोरी के विवाद के बीच कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं और वो रामलला और हनुमानगढ़ी में जाएंगे, पूजा पाठ वहां पर करेंगे। उसको लेकर पूरी हलचल और तैयारी तेज है। और इसी बीच चंदा चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष ने सियासी हथियार बना लिया है। वहां भी हलचल और वहां से भी खूब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। खासकर समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव, आज वो पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। आज यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष भी अजय राय अयोध्या पहुंचे। इसी बीच ये तस्वीरें देखिए। देखो देखो कौन आया। तो अयोध्या में कांग्रेस ने चंदा चोरी के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। सुनवाएंगे जरा और देखिए जरा ये तस्वीर। और अब आपको दिखाते हैं कि राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसकी गिनती कैसे की जाती है। वहां मौजूद एसआईटी ने पूरी प्रक्रिया देखी है विस्तार से। अब ये जो तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं उसको भी साथ साथ देखते रहिए आप। ये वहां का सीसीटीवी है जो आप देख रहे हैं। ये जो काउंटिंग चल रही है, सीसीटीवी एसआईटी खंगाल रही है, हर एक बारीक
पहलू जो है उस पर नजर रख रही है एसआईटी। तो चढ़ावे की चोरी के आरोपों के बाद जो एसआईटी बनी है वो वहां पर मौजूद है और लगातार जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तरह से हलचल जारी है। एसआईटी की जांच, सबसे पूछताछ, लंबी पूछताछ, सीसीटीवी निगरानी, जितने भी कड़ियां जोड़ रहे हैं एसआईटी, उसको लेकर तफ्तीश काफी तेज और इसके जद में काफी लोग हैं, बैंककर्मी भी। तो चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच पहली बार योगी अयोध्या जा रहे हैं और उनके दौरे को लेकर कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। आइए आपको दिखा देते हैं आखिर उसमें क्या कुछ है खास। तो देखिए, राम मंदिर पर जारी विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाने वाले हैं। वो शुक्रवार को दोपहर करीब 1 बजे भगवान राम की नगरी में पहुंच जाएंगे और इसको लेकर अयोध्या के डीएम की तरफ से एक निर्देश भी जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि चंपत राय अपने स्तर पर किसी को नॉमिनेट कर दें जो श्री राम मंदिर में सीएम योगी के दर्शन पूजन की व्यवस्था देखेंगे। साथ ही चंपत राय को उस शख्स के बारे में मंदिर मजिस्ट्रेट को बताना होगा। यानी संदेश साफ है कि चंपत राय योगी आदित्यनाथ के साथ ना दिखें। इस बीच राम मंदिर में एसआईटी की जांच लगातार चौथे दिन जारी है। एसआईटी चंदा गिनने के दौरान रिकॉर्ड हुए फुटेज को रिव्यू कर रही है। जांच के लिए बनी एसआईटी अब तक 48 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। एसआईटी ने मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी पूछताछ की है। ट्रस्ट के कर्मचारी, बैंक के वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से पूछताछ हुई है लंबी। एसआईटी कुछ कर्मचारियों की संपत्ति, आय स्रोतों की भी जांच कर रही है। साथ ही मंदिर ट्रस्ट के रिकॉर्ड और बैंक दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं एसआईटी की टीम की तरफ से। और चलिए अब सुनते हैं चंदा चोरी के आरोपों पर क्या कह रहे हैं नेतागण। इलाहाबाद में जो वहां पर जो भगदड़ हुई थी उसमें वो शामिल रहा है और जो व्यक्ति उसमें शामिल रहा है और वो व्यक्ति आज यहाँ पर एसआईटी का अधिकारी बन के आया है। एसआईटी का कोई अर्थ नहीं है हाईकोर्ट के सिटिंग जज से तत्काल समयबद्ध सरकार जांच कराए और एसआईटी पर किसी को विश्वास नहीं। आप एक बार समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछना कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए जो पैसा इकट्ठा हुआ था चंदा वो कहाँ गया, पूछो जरा एक बार। हिम्मत है तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। हमें बड़ी शर्मनाक बात है कि हमें ये पता चला कि रामचंद्र जी के मंदिर के चंदे में घोटाला हो गया। जो लोग श्री रामचंद्र जी का सहारा लेकर सियासत की सीढ़ियां चढ़े हैं, क्या वो श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं? योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि कोई भी संज्ञान में मामला आता है उस पर जांच कराते हैं। हम जांच में विस्तृत जांच कराते हैं, माइन्यूटली जांच कराते हैं। अधिनियम के आधार पर ट्रस्ट है तो उस अधिनियम के आधार पर निश्चित रूप से सजा के पात्र होंगे। तो सवाल तो ये है, अगर राम मंदिर जी की पैसा के घोटाले किए जाते हैं, कानून व्यवस्था और जो स्वच्छता की पाठ पढ़ाए जा रहे हैं रोजाना देशवासियों को, इसका मूल्य क्या बचे हैं? सत्ताधारी लोगों में जो विराजमान कालनेमी हैं वो सब के सब पाप कर रहे हैं, वो सब रामद्रोही हैं, वो सब हनुमान द्रोही हैं। उन सब लोगों ने जिस तरीके से चंदे का, चढ़ावे का, लूटने का पाप किया है, उनको भगवान तो सजा देगा ही देगा, लेकिन एक चीज तय है, देश का कानून भी उनको सजा देगा। ये अब चंदा चोरी के आरोपों पर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं, सुनिए सर। आपराधिक पहलू है वह तो एसआईटी की इंक्वायरी में निकलेगा कि क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, कौन लोग जिम्मेदार हैं। यदि ऐसा होता है तो तुरंत ही वह उसको कॉग्निजेंस लेके एफआईआर कर देंगे। अब आपका प्रश्न था कि अब तक क्या जानकारी मिली है, मुझे इसमें कोई भी जानकारी नहीं मिल सकेगी। केवल यह जरूर उचित होगा, जो मेरी राय है, कि भविष्य में किस प्रकार का सुधार हो, उसमें यदि एसआईटी उचित समझे तो मेरा भी साक्ष्य ले सकती है, परामर्श कर सकती है। प्रधानमंत्री जी की चिंता है
चिंता दो प्रकार से होती है। एक तो यह है कि चिंता कोई चीज़, एक धनराशि गायब हुई है, उसकी चिंता है। श्रद्धालु का पैसा है, उसकी चिंता है। उनकी एक यह भी चिंता है कि यह तो बिल्कुल से चरमराई हुई व्यवस्था है। इट्स अ ब्रोकन सिस्टम, और इस ब्रोकन सिस्टम को वह कैसे एक हेल्दी सिस्टम में कन्वर्ट कर पाएंगे, दैट इज द थिंग दैट ही इज लुकिंग। जैसा उनका स्वभाव है, लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप, लेट्स सी द फ्यूचर। तो उस दृष्टि से मुझे संकेत मिल रहे हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि यह कौन सा सिस्टम अब बनाया जाए, इस प्रकार के लूप होल्स प्लग हों। नितिन मिश्र जी को सुन रहे थे अभी आप। चलिए, ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश की। अब आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल। देखिए, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, कम तो कहीं से अभी फिलहाल होती नहीं दिख रही। देखिए, चुनाव हारने के बाद टीएमसी पर पश्चिम बंगाल सरकार लगातार एक्शन में है। नेताओं पर केस दर्ज किए जा रहे हैं और जांच चल रही है। इसी बीच ये कोलकाता से तस्वीर देख लीजिए, मंत्री जी सेवा कर रहे हैं। मंत्री जी की सेवा देख ली आपने, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी की सुरक्षा में बदलाव किया गया है। कैसे, आइए डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। उनकी सुरक्षा घटाई नहीं गई है, बल्कि उनके पुराने पीएसओ को हटाया गया है, और इसको लेकर बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी नाराज चल रही है। पहले ऐसी थी उनकी सुरक्षा, ये भी आप देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट ये है कि जो लाल घेरे में हमने दिखाया, ये वही पीएसओ हैं जिनको हटाया गया। ये देखिए, इसी को लेकर नाराजगी जाहिर कर रही है। और अब दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी के घर पर सुरक्षा मौजूद नहीं है। इसको लेकर टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने वीडियो जारी किया है। तो आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को कैसे झटके पर झटके लगातार लग रहे हैं। ऋतव्रत बनर्जी फिलहाल पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे, और इस विवाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने दखल से इनकार कर दिया है और विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर अंतरिम रोक से मना किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने ऋतव्रत को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी है। हाईकोर्ट में यह याचिका टीएमसी नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय ने दायर की थी। उनकी दलील थी कि ममता बनर्जी ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष के लिए चुना था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने पार्टी के फैसले को नजरअंदाज किया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर सवाल उठाए, लेकिन फिलहाल कोई अंतरिम राहत प्रदान नहीं की, लिहाजा अभी वो बने रहेंगे। और इस बीच ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने एक वीडियो शेयर किया, जिसको भी आपने देखा भी था, दिखाया हमने था। अब दावा किया जा रहा है कि सरकार ममता की सुरक्षा को लेकर सावधान नहीं है। तो दरअसल ममता बनर्जी की सुरक्षा में सालों से 2 सुरक्षाकर्मी तैनात थे। उन सुरक्षाकर्मियों के नाम है स्वरूप गोस्वामी और कुसुम कुमार द्विवेदी। वो दोनों पिछले 20 सालों से ममता बनर्जी की सुरक्षा में बतौर पीएसओ तैनात थे, लेकिन अब उन दोनों की पोस्टिंग अचानक दूसरी जगह कर दी गई है। खबर है कि दोनों को हटाने के सरकारी आदेश पर ममता नाराज है और उन दोनों को अपनी सुरक्षा में फिर से तैनात करने की जिद ठान ली है। वही प्रशासन कह रहा है कि ममता की Z+ सुरक्षा में कमी नहीं की गई है। हालांकि ममता की नाराजगी सुरक्षा पर नहीं, पुराने पीएसओ को लेकर है। तो दरअसल दोनों सुरक्षा कर्मियों पर ममता बनर्जी को काफी भरोसा रहा है। 20 सालों से तैनाती की वजह से ममता उन दोनों को मजबूत स्तंभ अपने लिए माना करती थी। तो चलिए सुनते हैं क्या कह रहे हैं नेता, सुनवाते हैं, सुनिए। तो जब संकट में आती हैं तब कोर्ट में जाती हैं, लेकिन कोर्ट का जजमेंट नहीं मानती। इनकी ये अभ्यास है, इनकी ये प्रैक्टिस है। आज जो सब कुछ चला गया, पार्टी भी चला गया है, पार्टी का कार्यालय भी चला गया है। जो हार चुके हैं 15,000 से ज्यादा वोटों से,
वहाँ जाके अपील कर रहे हैं कि वहाँ रिकाउंटिंग हो, पोलिंग हो। तो ये भी इनको लग रहा है कि हम अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम हारे नहीं हैं। ये हम लोग का नैतिक जय है। ऋतुव्रत बनर्जी और मैं ये लड़ाई शुरू किया था, जो अनियम हुआ था उसको हम लोगों ने माननीय स्पीकर के सामने लाए थे, उनके नजर में लाए थे, और फिर ये कोर्ट तक गया था जहां पे चैलेंज किया गया था। आज हाईकोर्ट में भी ये जय यही प्रमाण करता है कि आईन है और ये हमारा नैतिक जय है। नंबर जिसके पास है वही तो नेता प्रतिपक्ष बनेगा। ये तो एक लॉ का मारपेच का कोशिश किया था तृणमूल कांग्रेस ने, पर इससे फायदा कुछ नहीं होगा। नंबर सर्वोपरि है। आज ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जी के पास 58 एमएलए का साइन है, ऊपर से अभी उनके पास और 7-8 एमएलए का समर्थन मिल गया, 65 हो गया है। आने वाले दिन में ये नंबर 70 पार कर जाएगा। तृणमूल बोल के तो कोई पार्टी है ही नहीं। बहुत दुख का बात है कि आज ममता बनर्जी के साथ इतना बड़ा पार्टी था, 1 महीने में पार्टी पूरा वैनिश हो गया। ऋतुव्रत बनर्जी के साथ बहुत सारा लोग है, ये लोग है, और ऋतुव्रत बनर्जी को हाईकोर्ट ने बोला है कि ये विपक्ष एलओपी हुआ है। क्या था पुराना पीएसओ के अंदर? वो क्या किंग कॉन्ग था? वो क्या ही मैन था? वो कौन था? वो WWF का रेसलर था? वो कौन था? इस तरह से 3 टाइम चीफ मिनिस्टर के घर से सिक्योरिटी को हटा देना और उनके जो 20 साल से उनके जो पर्सनल PSOs हैं उनको वहाँ से हटा दिया गया है और कुछ नई सिक्योरिटी दी गई है वहाँ। तो ये बहुत ही इट्स वेरी शॉकिंग एंड इट्स वेरी विंडिक्टिव मूव। ममता बनर्जी अभी तो MLA भी नहीं रहा है। यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई बात नहीं है, क्योंकि वो कुछ नहीं करेंगे, अच्छा से पेश आएंगे तो गुंडागर्दी नहीं होगा, तो सिक्योरिटी क्यों चाहिए? देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी मुश्किलों में घिरती चली जा रही है। खुद ममता बनर्जी पे अब किराए पर चल रहे पार्टी के ऑफिस को खाली किया जा रहा है। ये रही तस्वीरें। ये कोलकाता स्थित पार्टी का मुख्यालय जिसको खाली किया जा रहा है। और साथ ही साथ उधर देखिए टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस नेताओं से लोगों की नाराजगी भी काफी बढ़ती चली जा रही है। बशीरहाट में एक नेता के घर पर हमला कर दिया गया लोगों की तरफ से। तो बशीरहाट की तस्वीरें अभी आप देख रहे थे, जो कि टीएमसी नेता का आवास, उनका घर, और वहां पर लोगों ने कर दिया हमला, आपने देखा। अब अगली तस्वीर देखिए बशीरहाट से। कुछ बिहार, माफ करिएगा, बशीरहाट तो हमने दिखाई दिया। कुछ बिहार में टीएमसी के नेता और पूर्व मंत्री पर लोगों ने अंडे बरसा दिए। देखिए जरा। और देखिए, बचने के लिए पहले से अंदेशा था इन नेताओं को कि हम जब जाएंगे तो हेलमेट लगा लेते हैं क्योंकि अंडे फेंके जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये काम नहीं आया, अंडे लोगों ने फेंक ही दिए। और अब दुर्गापुर की तस्वीर दिखाएंगे। यहां पर क्या हो रहा है, यहां की भी तस्वीरें आपके सामने ये रही। देखिए, दुर्गापुर में भी एक टीएमसी नेता हैं, उनके घर पर लोगों ने अंडे से हमला कर दिया। ये दुर्गापुर स्थित उनका बस सीधा मुंह पे। वो पिछले वाले भाई साहब तो बच गए थे क्योंकि उन्होंने हेलमेट लगा लिया था, लेकिन ये बिना हेलमेट के पकड़ लिए गए और इनके मुंह पर ही अंडा फेंक दिया लोगों ने। जब से बीजेपी की सरकार आई है, टीएमसी की मुश्किलें बढ़ रही, उनके नेताओं की भी मुश्किलें बढ़ रही। अब आइए जल्दी से देखते हैं कि हार के बाद टीएमसी कैसे बेहाल हो रही है इस वक्त। तो टीएमसी जब से सत्ता से बेदखल हुई, हर दिन उसकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। 15 साल सत्ता में रही पार्टी के पास फिलहाल कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। पुरानी हेड ऑफिस की इमारत रिनोवेशन के नाम पर लंबे समय से बंद है, तो वहीं दूसरी ओर किराए पर ली गई इमारत भी खाली करवानी पड़ रही है। मकान मालिक ने टीएमसी को किराए का दफ्तर खाली करने को कह दिया है साफ साफ। अब वहां से टीएमसी बोरिया बिस्तर समेट रही है।
सामान शिफ्ट किया जा रहा है। दरअसल तापसिया रोड पर स्थित टीएमसी की 7 मंजिला इमारत बंद पड़ी है। टीएमसी के स्थायी दफ्तर में कुछ समय से रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए पार्टी का कामकाज किराए पर लिए गए ऑफिस से चल रहा था। लेकिन टीएमसी के हारते ही मकान मालिक ने खाली करने को कह दिया और दूसरी ओर सरकार गिरते ही पार्टी की स्थायी इमारत का काम भी फंस रहा है। यहां निर्माण की गति बेहद धीमी हो गई है, किसी को नहीं पता पूरा कब होगा। इस बीच बंगाल के पूर्व मंत्री ने टीएमसी के बैंक खाते पर रोक की मांग की है। अरूप विश्वास ने कोलकाता में एक निजी बैंक की शाखा को चिट्ठी लिखी है और संगठन के नियंत्रण और अधिकार से जुड़े विवाद का हवाला दिया है। अरूप विश्वास ने इस चिट्ठी को पार्टी के कोषाध्यक्ष की हैसियत से लिखा है। उन्होंने कहा है कि जब तक विवाद नहीं सुलझता यथास्थिति बनाई रखी जाए। मतलब अब टीएमसी के खातों को फ्रीज करने की तैयारी है, यानी बागी गुट के प्लान से ममता खातों से एक पैसे नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको लेकर अब नेता क्या कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुनवा देते हैं इस पूरे मामले को लेकर। सुनिए। प्रथम कथा, मैं पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज करने के अरूप विश्वास की मांग का समर्थन करता हूं। ये मांग सिर्फ लीडरशिप की लड़ाई की वजह से नहीं है, बल्कि ये साबित करने के लिए भी है कि उस अकाउंट में कट मनी जमा नहीं की गई थी। इसी से उन्होंने साबित कर दिया कि अरूप विश्वास और या उनका जो दल है जो ध्वस्त हो चुके हैं। इससे वो लोग साबित कर दिया कि एक तो बंगाल के जो अवाम है उनसे वो छुपना चाहते हैं कि इतना अत्याचार उन लोगों के ऊपर किया, मंत्री हो के, नेता हो के, टीएमसी पार्टी का। और दूसरा, उन लोगों ने शायद गुनाह तो किया ही है, वरना भागेंगे क्यों? अभी तक तो वही सब करते थे। सांसद का निधि कहाँ खर्च होगा, विधायक का निधि कहाँ खर्च होगा, कौन मंत्री कितना काम करेगा, कोई मंत्री के पास फाइल भी आएगा कि नहीं, ये सब ममता बनर्जी तय करते थे। अब अचानक से उनका पूरा ताश का महल बिखर गया है। अब उनको ऐसा लगता है कि उनके हाथ से सब कुछ चला गया है, आखिरी प्रयास कर रही है। अरूप विश्वास वाला जो जितना काम किया था, पहले तो रूल ऑफ लॉ नहीं था, अभी रूल ऑफ लॉ है, तो इसीलिए जो जितना हरकतें वो किए उनका उसको सजा भुगतना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अगली बड़ी खबर की कर लेते हैं। देखिए 111 दिन की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है और आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच डील साइन हो चुका है। इसका मतलब क्या? हर तरफ अभी खुशहाली, फिलहाल तो सभी ने चैन की सांस ली है। सबसे पहली तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। आप देखिए 28 फरवरी को दोनों देशों के बीच जंग की शुरुआत हुई थी और आखिरकार अब ईरान से हुई डील पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने साइन कर दिया। मतलब डील दोनों देशों के बीच हुई, लेकिन चैन सबके लिए, पूरी दुनिया ने राहत महसूस की है। और डील पर साइन करते हुए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी माना कि यह समझौता आसान नहीं था। आपको सुनवा देते हैं। This was not easy. This was not easy. This was not easy. This was not easy. Not an easy. मतलब ये आसान नहीं था, लेकिन फिलहाल इस पर हस्ताक्षर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। मैक्रो वहीं पर थे और ये सब कुछ फ्रांस में हुआ है। G7 की बैठक के दौरान ये सब कुछ वहां पर मौजूद। अगली तस्वीर, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप जब बाहर आते हैं, ये तो अंदर की हमने सुनवा दी और हस्ताक्षर वाली, जब बाहर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो पत्रकारों को बताते हैं कि समझौता हो चुका है। सुनिए कुछ दूरी पर थे, इनकी गाड़ी लगी हुई थी और वहां से डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह रहे थे बार बार, तो शायद आवाज नहीं होगी, तो फिर इंडिकेशन भी दे रहे हैं, साइन दे रहे हैं। और देखिए कैसे जब बोलते हैं। तो इधर ट्रंप ने दस्तखत किए, वहीं दूसरी तरफ ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन मौजूद नहीं थे, डिजिटल हस्ताक्षर। और अब चलिए जानिए, आपको बता देते हैं कि अमेरिका ईरान की डील में क्या कुछ समझौते हुए हैं, जानना जरूरी है। ये रही पूरी डिटेल्स आपके सामने।
देखिए, अमेरिका ईरान के बीच जंग खत्म करने के मसौदे पर दस्तखत हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मसौदे पर हस्ताक्षर किए और इसके बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने डिजिटल हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही दोनों देशों में समझौता लागू हो गया है और डील में सबसे बड़ी होर्मुज स्ट्रेट को लेकर है ये बात। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट फिर से खोलने का भरोसा दिया है। यह व्यवस्था 60 दिनों तक लागू रहेगी। इस दौरान जहाजों से एक्स्ट्रा टैक्स नहीं वसूला जाएगा, लेकिन 60 दिन यानी 2 महीने, 2 महीनों के बाद क्या होगा इसको लेकर साफ नहीं लिखा गया है। अटकलें हैं कि 60 दिन बाद ईरान होर्मुज में टैक्स वसूल सकता है। दूसरी बड़ी बात, ईरान को आर्थिक मदद की है तो डील के मुताबिक ईरान को 28 लाख करोड़ रुपए देने का वादा किया गया है। 28 लाख करोड़ ईरान के पुनर्निर्माण और विकास के लिए फंड दिए जाने का भरोसा दिया गया है। इसके लिए अगले 60 दिनों में अंतिम समझौते पर पहुंचना होगा। इसके बाद तय होगा कि 28 लाख करोड़ का फंड कैसे बनाया जाएगा, पैसा कहां से आएगा। और ट्रंप ने पहले ही साफ कहा है कि अमेरिका इस फंड में सीधे पैसा नहीं देगा। खाड़ी देश सऊदी अरब, कतर, यूएई इस फंड के लिए पैसा उपलब्ध करा सकते हैं। समझौते के बाद अमेरिका ईरान के तेल निर्यात पर राहत देना शुरू कर देगा और इसके बाद ईरान अपना तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दोबारा बेचना शुरू कर सकता है। अमेरिका ने ईरान पर लगे सारे प्रतिबंध एक एक करके खत्म करने का वादा किया है। ईरान की जब्त संपत्ति भी धीरे धीरे रिलीज की जाएगी और ईरान की करीब 24 अरब डॉलर की संपत्ति इस वक्त जब्त है। तो डील पर साइन करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं, सीधा सुने। ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अमेरिका ने इस युद्ध में अपने तय लक्ष्यों से भी ज्यादा हासिल किया है। ईरान का नेतृत्व अब पहले जैसा नहीं रहेगा और वह आगे अलग तरीके से व्यवहार करेगा। अमेरिका चाहता तो युद्ध जारी रख सकता था, लेकिन आर्थिक तबाही से बचने के लिए शांति का रास्ता चुना। अगर अगले 60 दिनों में अंतिम समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से ईरान पर बमबारी शुरू कर देगा। हम कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो। जरूरत पड़ी तो दोबारा हमला करेंगे। लेकिन देखिए, इस बीच सबके मन में सवाल ये है कि ईरान के पास जो परमाणु थे अब उसका क्या होगा। तो चलिए ये भी जान लेते हैं, डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। देखिए, अमेरिका ईरान के बीच परमाणु को लेकर गतिरोध ज्यादा था। समझौते में ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने का भरोसा दिया है। ईरान ने कहा है कि वो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। ईरान के पास पहले से मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम का क्या होगा, समझौते में इस पर कहा गया है कि दोनों देश मिलकर फैसला करेंगे। इसके लिए एक अलग व्यवस्था बनाई जाएगी जिस पर आगे की बातचीत में सहमति बनेगी। अभी यह सहमति है कि एनरिच्ड यूरेनियम ईरान में ही रहेगा। ईरान के भीतर ही इसे इस तरह बदला जाएगा कि उससे परमाणु हथियार बनाना संभव ना रहे। यूरेनियम को इतना पतला कर दिया जाएगा कि उसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में ना हो सके। यह पूरी प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में होगी और अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और युद्ध के सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था। ईरान के पास 440 केजी यूरेनियम है जिसे 60% तक एनरिच्ड किया जा चुका है। यह स्तर परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी स्तर के काफी करीब माना जाता है। समझौते में यह नहीं कहा गया कि ईरान को इसे देश से बाहर भेजना होगा। 2015 के समझौते के वक्त ईरान ने 97% एनरिच्ड यूरेनियम रूस भेजा था। ईरान के परमाणु पावर पर ट्रंप क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। ओबामा की वह डील ईरान के लिए परमाणु हथियार हासिल करने का एक बेहद आसान, खूबसूरत और सुगम रास्ता थी। अगर वह समझौता लागू रहता तो ईरान के पास 6 साल पहले ही परमाणु बम आ गया होता। ईरान अब तक उसका इस्तेमाल भी कर चुका होता। पिछली सरकारों ने ईरान को सैकड़ों अरब डॉलर का भुगतान किया। और इस डील से एक बार फिर होर्मुज में जहाजों की आवाजाही शुरू हो चुकी है और ये रही तस्वीर। ये फिलहाल खुशनुमा तस्वीर, क्योंकि दुनिया की जो जरूरतें हैं इसकी वजह से बहुत बाधित थे और जो भी देश प्रभावित हो रहे थे, ग्लोबल इंपैक्ट जिसका था वो भारत समेत दुनिया में, वो अभी फिलहाल राहत नहीं। तो अब होर्मुज में जहाज चलने लगे हैं, तेल टैंकर पास होने लगे हैं। तो सवाल यही है कि क्या सच में तेल की कीमतें कम होने वाली हैं? तो चलिए जानते हैं अब इस पर क्या इंपैक्ट होगा। देखिए, अमेरिका ईरान समझौते से दुनिया के देशों को बड़ी राहत है और तेल की कीमतों में गिरावट लगातार अब जारी है, जिसके बाद तेल गैस का संकट भी जल्द खत्म हो सकता है। डील के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। यह कीमत 111 दिन में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इसकी कीमतों में करीब 2% तक की कमी है। इसकी कीमत प्रति बैरल $78 तक पहुंच गई है। दुनिया के तेल जरूरत का 20% होर्मुज के रास्ते से ही सप्लाई होता है और इसके खुलने से तेल गैस के जहाजों की आवाजाही शुरू हो चुकी है।
इसके बाद में देश में तेल की कीमतों के कम होने की उम्मीद है। इस पर पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से भी बयान आया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि मामले सरकार के संज्ञान में है। अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए खुदरा कीमतों पर फैसला लिया जाएगा। तो पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं, सुनिए। नेचुरल गैस, क्रूड, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई स्टेबल है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं। फाइनली मेरी आप सभी के माध्यम से सभी लोगों से ये अपील है कि हमें अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी चर्चा, क्योंकि आज तकनीक के मेगा सम्मेलन विवा टेक समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंचे। आइए ये रही तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। देखिए पहले ये तस्वीर, पेरिस में पीएम मोदी वेलकम हुआ जबरदस्त। और हम सबको पता है प्रधानमंत्री की मौजूदगी जहां रहती है, जहां जाते हैं जोरदार तरीके से वेलकम होता है और मोदी मोदी के नारे गूंज उठते हैं। ये रही तस्वीर, आप सुनिए जरा ये तस्वीर। तो बैंड बाजे बिल्कुल भारतीय वाद्य यंत्र आप सुन रहे थे। बच्चे को भी पुचकारते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी, सभी से मिलने की कोशिश और मोदी मोदी भारत माता के जयकारे, ये भी आपने सुन लिया। अब साथ ही पेरिस में बैंड ग्रुप ने भी खास प्रस्तुति दी है, ये सुनिए जरा। सुन लिया आपने केसरिया बालम। चलिए अब आप देखिए पेरिस में कैसे मोदी मोदी की धूम मची है, ये भी जान लीजिए। आपको बता देते हैं, देखिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट से मुलाकात, महामुलाकात कह लीजिए कि पूरी दुनिया की निगाहें थी। अब इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी पेरिस पहुंचे। देर रात करीब 2 बजे पीएम मोदी फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे और होटल के बाहर भारतीय मूल के लोगों ने पीएम का जोरदार अभिनंदन किया, स्वागत किया। लोगों ने यहां मोदी मोदी के नारे लगाए। मोदी से प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से हाथ मिलाया और बच्चों को दुलार किया। वो भी तस्वीरें अभी आपको हमने दिखाई थी। देखिए पेरिस में विवा टेक 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति मैक्रो भी मौजूद हैं, फ्रांस के, चूंकि वो मेजबान है। पीएम मोदी फ्रांस के 6 दिनों के दौरे पर हैं और G7 शिखर सम्मेलन के बाद विवा टेक दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और विवा टेक यूरोप का सबसे बड़ा टेक और स्टार्टअप इवेंट है। इस कार्यक्रम में भारत की डिजिटल क्रांति और एआई क्षमता का प्रदर्शन, दौरे के अंत में प्रधानमंत्री का भारतीय प्रवासियों के संबोधन का भी कार्यक्रम है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर। पीएम के पेरिस दौरे पर लोगों ने क्या कुछ कहा और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वो क्या कह रहे हैं और साथ ही अपने प्रधानमंत्री मोदी, सबको सुनिए। और मोदी जी तो हमारे इंडिया का प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया है, विश्व में डंका बजा दिया रे। मोदी जी ने इनसे पूछा कि फ्रांस कब आए आप भारत से, तो उन्होंने बताया 15 दिन ही हुए हैं। तो बोला अच्छा बेटे के साथ और पूरा घूम रहे हो, प्रोग्राम कैसे चल रहे हैं? बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी दुआएं। मिलके बहुत अच्छा लगा, मैंने हाथ मिला और मैंने सेल्फी भी ली तो बहुत अच्छा लगा। मोदी जी के 12 साल पूरे होगी, ये सबसे स्ट्रॉन्ग पीएम है इंडिया के। और मुझे मोदी जी से मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है।
मैं एक साइंटिस्ट हूँ और अभी भारत इनोवेटर का मोदी जी ने जो नया फ्रांस के साथ टाई अप किया है उससे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है और मोदी जी से मिलकर बहुत ही भावुक हूँ। हम इनसे ये खुश हैं कि अभी सिख कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं, हमारे गुरुओं के जन्मदिन मना रहे हैं और हम उस परमात्मा से अरदास करते हैं कि मोदी जी चौथी बार भी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी से मिलना एक ड्रीम होता है, तो वो यूथ के लिए इंस्पिरेशन भी है, तो उनसे मिलके एक ड्रीम ट्रू हुआ है और पेरिस में आके उनसे मिलना एक बहुत ही बड़ी बात है और वो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए और सबके लिए इनोवेशन के लिए बहुत काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा लगा। आई एम डिलाइटेड to be in Paris for the 10th edition of Viva Tech. This is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron. तो प्रधानमंत्री पेरिस में इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन वहां पर वहां के राष्ट्रपति यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी का स्वागत हिंदी में किया है। सुनिए जरा। प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस, एवियन और पेरिस मैं इसे 7वें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है। I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I wanted to thank you so much for your friendship. France loves you. I'm so happy you are with so many friends in Paris before leaving and going back to Delhi. I come to visit you in next February, but you are my true friend. We love you. Take care. चलिए इसी खबर के साथ आज भारत की बात बताता हूं मैं। मेरे साथ इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत, लेकिन आप बने रहे, देखते रहे एनडीटीवी इंडिया, क्योंकि यहां खबरें लगातार जारी हैं। आप सभी दर्शकों को नमस्कार और आभार।